अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के एक गांव उमा मोड़ा, तहसील आड़ी, ज़िला बाग में। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मसूद अख्तर कियानी साहब। तो इनसे हम उमा मोड़ा के बारे में कुछ मालूमात जानने की कोशिश करेंगे। जी कियानी साहब, कुछ उमा मोड़ा के बारे में बताएं, ये कहाँ वाक़या है, किस तरह हम इधर से पहुँच सकते हैं, कौन कौन से रास्ते लगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अरबाब साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये मुझे मौका दिया, और इसके अलावा आप वहाँ जेलम से चल के यहाँ आए, एक अच्छी खासी आपने एफर्ट किया है, इसका भी बहुत हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो अमामड़ा ये डिस्ट्रिक्ट बाग में एक गांव है जो बाग से तकरीबन 9 किलोमीटर के फासले पे है, और 12-13 किलोमीटर आवलाकोट से है। और इस गांव में तकरीबन 95% आप समझ लें कि क्या नहीं है। कौन सी सब कास्ट है कियानी की, इसमें कौन से लोग हैं? इसमें आदमाल है, और हमारी जो इस वक्त यहाँ पुश्त चल रही है वो 7वीं पुश्त है जब से कि माइग्रेशन हुई माशाल्लाह। तो 1550 के बाद में जो हमारी माइग्रेशन हुई, महकमा माल का जो रिकॉर्ड है वो शो कर रहा है। तो ये शेरशाह सूरी की जंग थी जो गखरों के ख़िलाफ़, ये उस वक़्त की दौर है। शायद उसमें कुछ ऐसे हालात हुए होंगे कि उनको कुछ मजबूरियाँ हुई, या उन्होंने किन हालात की बुनियाद पे माइग्रेशन वहाँ से की। और ये जो थे मंग खान, जिनके बारे में तारीख़ में भी जिक्र किया गया है कि वो आदमाल थे, और उन्होंने उस वक़्त अपने एक कंप्लीट प्रोटोकॉल के साथ मंग में आके पना ली। कुछ लोग तो कहते हैं कि मंग भी उन्हीं के नाम पे है, लेकिन अभी इसकी कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं हुई है कि मंग आया उन्हीं के नाम पे है या ये पहले से था। तो मंग में सदोज़ई कबीला कसरत से आबाद है। तो वहाँ जो बाहर से आए हुए थे कक्कड़, तो उनकी और मौजूदा कबाइल की आपस में कुछ चपलिश हुई, और उस बुनियाद पे इनको ये इलाका अलाट किया गया अमामड़ा गवर्नमेंट की तरफ से। इंतज़ामिया ने यहाँ पे एक सवाल उठता है कि ये इलाका किन की तरफ से अलाट किया गया था? इंतज़ामिया, जो मौजूदा उस वक़्त की इंतज़ामिया थी, उन्होंने कहा जी कि झगड़ा ख़त्म करके आप यहाँ से छोड़ के आप वहीं चले जाएं। तो जो बुज़ुर्ग वहाँ आबाद थे उनका नाम था अमीर अली ख़ान। उनके 3 बेटे थे। यूसुफ ख़ान की औलाद जो है वो नक्कर में है, अदार ख़ान की कलर बना का इस इलाके में है, और बागियाना में भी है, और मुतार ख़ान की इस इलाके में है, उमा मोड़ा में। हाँ। और उसके बाद फिर सब कास्ट आते गए, जैसे कि एक एक ही आते गए। और साहब ख़ान, जिनको जायदाद भी मिली, जायदाद नहीं, उनको जागीर मिली। और उसके बाद उनकी वफ़ात के बाद उनके 6 बेटे थे। 6 बेटों में से कुरा के तौर पर जो है मकसूद ख़ान, उनको जागीर मिली। और मकसूद ख़ान के भाई 6 भाई थे, मकसूद ख़ान, मेहंदू ख़ान, सैदा ख़ान। मेहंदू ख़ान और सैदा ख़ान की औलाद बाग में है। उसके बाद काव ख़ान और गज़नी ख़ान। काव ख़ान की औलाद भी नकर में है, और गज़नी ख़ान की औलाद पतरटा में है। और एक थे अनायत ख़ान, जिनकी औलाद ऊपर और रिद्रमनी और उमा में है। और साथ ही हमारा एक दूसरा मलिका गाँव है नाड़ी नला, और उसमें है। अच्छा कियानी साहब, मैं एक सवाल ये करूँगा कि उमा मोड़ा जो है, इसकी वजह तस्मिया क्या है? हाँ जी, उमा मोड़ा के बारे में एक परसेप्शन है। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्री तो मैं नहीं कह सकता कि कुछ इसमें एविडेंस है, लेकिन एक परसेप्शन है कि उमा मोड़ा को एक, जैसे कि एक पुराने ज़माने में मशहूर होता था कि उमा एक परिंदा है जो किसी के सर से गुजर जाए वो बादशाह बन जाता है। तो लिहाजा उमा मोड़ा को उस वजह तस्मिया की बुनियाद पे एक इसका नाम दिया गया, जो कि महकमा माल में भी दर्ज है। और उसी दौर से फिर ये चल रहा है, एक लंबे टाइम से 400-500 साल से ऊपर हो गया। सही है, ये नाम चल रहा है।
हमने अक्सर तारीख की किताबों में पढ़ा है कि देखते हैं कि उमा का ताज किसके सर पे बैठे है। हाँ जी, बिल्कुल यही बात है कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि तारीख़ गखना पुंछ सन ऑफ मेजर उस्मान कियानी साहब इनके वालिद बुजुर्गवार थे। तो जो किताब के बारे में भी थोड़ा सा बताएं, किस तरह उनको तारीख मिली किताब लिखने की और किस तरह हम सब तक पहुंची। जी, हमारे वाला साहब मेजर मोहम्मद उस्मान कियानी, उन्होंने एक ये बुक तसनीफ़ की है तारीख़ गखना पुंछ के हिसाब से। तो जैसा कि उन्होंने शुरू कर दी, ये बहुत पहले से शुरू की है, आनन फानन नहीं शुरू की, तकरीबन 1948 से शुरू कर दी। और इसमें एक प्रूफ ये भी है कि वो खानपुर में गए, अफराबाद में गए, जेलम में गए, कोटली में गए, मीरपुर में गए, और जिधर जिधर भी गखरों के थे वो जगह में जाके शवाहिद लेके उन्होंने रिव्यू किया और उसको कलमबंद किया। और मुख्तलिफ़ तारीख़ के हवाले भी हैं, बड़ी अथेंटिकेशन है इस किताब की। और उसके अलावा उस ज़माने में तो कुछ ट्रांसपोर्ट का सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता था, ज़ाहिर है कहीं बसों के ज़रिए या पैदल गए होंगे, रोडें भी नहीं थी। तो उन्होंने बड़ी मेहनत से ये इसका काम किया। और उसके बाद उनकी वफ़ात हो गई, तो वो सब चीज़ जो पुलंदा था उनकी लिखाई थी, हाथ से लिखी हुई, वो ऐसे ही रह गई। तो आपने भी इस पे कोशिश की और कुछ माहिरीन से भी मशवरे लिए और फिर इसको रीराइट किया, रीराइट करके 96 में इसको प्रिंट करा लिया। माशाल्लाह, ये बड़ी खिदमत है जी हाँ कबीले जी, की। तो ये सुल्तान ज़ोहर अख्तर साहब मरहूम ने उन्होंने इसकी प्रूफ रीडिंग की थी और उसके बाद हमने प्रिंट कर दी, और जो आज तक मार्केट में है, और अभी इसका सेकंड एडिशन भी निकालने के प्रोग्राम में है कि इंशाल्लाह ताला हम इसका सेकंड एडिशन भी निकालेंगे। नहीं, हम उसका इंतज़ार करेंगे। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला। कियानी साहब, आप ये बताएं कि उमा मोड़ा में कोई औलिया इकराम के मज़ारात या बैठकें वगैरह से कोई जगह मौजूद है? हाँ जी, इतनी कुछ मशहूर तो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ पुराने कब्रिस्तान हैं जिसमें बुजुर्ग मदफून हैं। कुछ हमारे फासले पे एक पाक गली में साईं काला की ज़ियारत है, वो गखर कबीले से उनका ताल्लुक था। हाँ जी। इसके अलावा हमें ये बताएं कि उमा मोड़ा में कोई तारीखी मकामात हों, कोई इस तरह के पुराने? हाँ जी, उमा मोड़ा से थोड़े से वक्फे पे 3-4 किलोमीटर के वक्फे पे एक हाड़ी गैल है, वहाँ एक पुराना कब्रिस्तान है जिसमें कि तकरीबन 100 से ज़्यादा कब्र है। तो वो सब गखरों की कब्रें हैं। वो हमलावर होके आए थे, यहाँ एक बड़ी जंग हुई थी, तो वो फिर यहाँ शहीद हो गए, तो उनकी कब्रें यहाँ हैं। शख्सियात होती हैं, कुछ सियासी, कुछ खिलाड़ी, कुछ अफसरान। तो उमा मोड़ा के शख्सियात के बारे में कुछ बताएं। जी, उमा मोड़ा में माशाल्लाह बहुत ब्यूरोक्रेसी की बहुत रही है। हमारे ताया साहब थे राजा मोहम्मद अफजल कियानी, वो संताली में तहसीलदार थे, और उसके अलावा राजा मोहम्मद यूसुफ कियानी जो असिस्टेंट कलेक्टर वो थे यहाँ से, और हमारे वाला साहब मेजर मोहम्मद उस्मान कियानी वो आर्मी के ऑफिसर थे। फिर उसके बाद हमारे पुलिस में एसपी, तकरीबन एसपी लेवल में 4-5 आदमी थे माशाल्लाह जी। तो फिर उसमें अब मैं रिसेंटली आ जाए हमारे मोहतरम मरहूम शफीक साहब, तो तारुफ के मोहताज नहीं है, वो आपको पता ही होगा, वो थे, अल्लाह उनके गिरी के रहमत करे। और उसके अलावा एहसान खालिद साहब जो अभी भी मौजूद हैं गवर्नमेंट में, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो भी हमारे ख़ानदान से ही हैं। और साजिद कियानी साहब हमारे भतीजे जो आजकल इस्लामाबाद में। तो हर दौर में ब्यूरोक्रेसी की कुछ जो नियमत है ये अल्लाह की तरफ से आती रही, तो और कुछ काबिलियत की वजह से मिलती रही। जी, सऊद कियानी साहब ये बताएंगे कि उमा मोड़ा में सेहत और तालीम की सहूलियात क्या क्या हैं? जी, उमा मोड़ा में तो एक स्कूल पुराना जो डोगरा रिजीम से पहले का कायम कर रहा है, उस वक्त तो प्राइमरी था, अभी वो अपग्रेड हो गया है। और यहाँ से लोग बाग और इधर उधर जाते हैं, अपने जैसे भी जिसके रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं, वो उनको इस्तेमाल करके करते।
ठीक हो गया। और हेल्थ का इशू जो है इसमें एक ज़रूरत है कि हाँ कुछ मोबाइल डिस्पेंसरी हो। हम लोग कोशिश में हैं कि कुछ ऐसी फैसिलिटी मिले ताकि फर्स्ट एड या कुछ ऐसी सहूलत जो है ट्रांसपोर्ट की। बिल्कुल, ये उम्मीद हम करते लोग हैं कि कोई सरकारी इंशाल्लाह लोग ताला देख रहे इसमें होंगे तो वो भी इस तरफ हाँ इस तवज्जो चीज़ की दें। बड़ी ज़रूरत है। अभी तो मेन रोड भी है और ट्रैफिक इंसिडेंट एक्सीडेंट भी होते हैं और मैन जो है वो जो लोकल लोग हैं बिल्कुल। उनकी वेलफेयर और सेहत के भी इशूज़ हैं। यानी किसी को कुछ छोटा मोटा ब्लड प्रेशर या शुगर या कुछ ऐसे टेस्ट कराने की ज़रूरत है तो उनको तो बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए जो कि नहीं है। ठीक हो गया। कहीं साहब ये बताएंगे कि उमा मोड़ा में वेलफेयर के कामों की क्या सूरत हाल है और आप लोगों के या गाँव के लोगों के क्या मनसूबा जात हैं आगे के? अब वेलफेयर में जो है जो हमारी वेलफेयर तंजीमें 5-6 यहाँ एक्टिव है माशाल्लाह। जिसमें एक गखड़ शाह वेलफेयर फाउंडेशन है जिसका मैं चीफ ऑर्गेनाइजर हूँ ज़बरदस्त। और एक गखड़ वेलफेयर है जिसमें ये यासीन साहब भी हैं, मुनीर साहब भी हैं। गखड़ इनकलाबी वेलफेयर भी है और भी 2-4 वेलफेयर हैं जो सब मिलके एक ही मिशन के लिए काम कर रहे हैं सब। यानी कि एंड ऑफ द डे जो है वो सब सब्सक्रिप्शन जो है ना एक ही बर्तन में आती है। तो बाकी भी जो एक्सपेक्टेशन है वो भी हम कर रहे हैं कि भाई जो बाग से कुछ फीडअप आ जाए उसकी भी ज़रूरत है। अच्छा जी, ज्ञानी साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और आखिर में हम ये चाहेंगे कि आप उमा मोड़ा की आवाम के लिए और गखरों के लिए या हमारी बरादरी के लिए कोई अगर पैगाम देना चाहें तो इसके साथ ही हम आपसे फिर इजाज़त। हाँ जी बहुत शुक्रिया। और इसमें यह है कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो फेक गखड़ शामिल हो रहे हैं जी जी अगर उनको कुछ हमारे पास कुछ ऐसा टूल है कि उनको रोकें या कि उनको किसी ऑथेंटिक किताब में या किसी शजरे में या जो आदमी के बस में होता है वो अगर प्रिवेंशन हो जाए तो ये मेरे ख्याल में बस चीज़ होगी। अच्छा जी, इसके साथ ही जी हम इजाज़त चाहेंगे, तरीका सफ़र जारी रहेगा जी। अल्लाह ने